दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हमने पाठ्यक्रम की चर्चा किया था। द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में क्या क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सेकंड पेपर में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में, कक्षा शिक्षण की जो विषय वस्तु होगी उसमें जो सबसे पहले आता है नंबर 1 पे, उसमें प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के में क्या क्या सहायक हैं, कौन कौन से ऐसी योजनाएं आई, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए ज़रूरी थे, उसकी चर्चा सबसे पहले यूनिट में या सबसे पहले टॉपिक में करनी है। तो इसमें जो सबसे पहला है संविधान के अनुच्छेद 21A 29(2) एवं 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ, यानी कि जो भारतीय संविधान में जो शिक्षा संबंधी प्राविधान किए गए हैं उनकी चर्चा इस पहले टॉपिक में होगा, जिसमें मुख्य रूप से हमको 21 से 29(2) और अनुच्छेद 45 पढ़ना है। उसके बाद जो दूसरा इसमें आता है बच्चों के अधिकार या बाल अधिकार, तीसरा पढ़ना है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ना है 2009। तो ये जो पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर है उसमें हमको 3 चीज़ें मुख्य रूप से पढ़नी है। संविधान में जो भारत के संविधान में जो शिक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं उसको पढ़ना है, बाल अधिकार को पढ़ना है और RT एक्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को पढ़ना है। दूसरे टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार के लिए जो या उसमें जो गुणवत्ता में सुधार के लिए जो आयोग आज तक गठित हुए हैं उसकी चर्चा दूसरे यूनिट में करनी है। तो इसमें क्या क्या है डिटेल आइए देखते हैं। तो जो इसमें पहला पार्ट है वह स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए जो समितियां गठित की गई हैं उसका अध्ययन करना है। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात जो भी आयोग एवं समितियां इस कार्य के लिए गठित की गई हैं उसका अध्ययन हमको करना है। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पढ़ना है, वुड का घोषणा पत्र पढ़ना है, हंटर आयोग पढ़ना है, ऑकलैंड एवं कर्जन का योगदान पढ़ना है। तो दूसरे पार्ट में लॉर्ड मैकाले, वुड, हंटर, ऑकलैंड एवं कर्जन के योगदान प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत में क्या रहे इसको हमको अध्ययन करना है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कोठारी आयोग, फिर उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हमको पढ़ना है। जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से लेकर के 1992 तक जो कुछ आई हैं, 1968 सबसे पहले आया था, 79, 86, 92, तो इन सब का अध्ययन हमको इस भाग में करना है। उसके बाद आता है यशपाल समिति बिना बोझ के शिक्षा या शिक्षा बिना बोझ के। यशपाल समिति ने प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के क्या क्या सिफारिश किए थे इसका हमको चर्चा यहाँ करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF नेशनल करिकुलम फ्रेम, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में क्या क्या कहा गया है इसका अध्ययन हमको इस पार्ट में करना है। उसके अगले पार्ट में हम देखेंगे तो शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
2009 NCFTE। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की जो पाठचर्या है वो क्या होनी चाहिए, इस संदर्भ में एक जो है कमेटी गठित हुई थी, जिसने 2009 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसको NCFTE 2009 के नाम से हम जानते हैं। तो इसका अध्ययन हमको इस पार्ट में करना है। उसके बाद जो आपका तीसरा यूनिट होगा, तीसरे यूनिट में प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं, इसमें विशेषकर हमको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही पढ़ना है। तो इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जो प्रारंभिक शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए, उसके सार्वभौमिकरण के लिए, उसमें गुणवत्ता लाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं, परियोजनाएं, कार्यक्रम संचालित हैं, इसका अध्ययन हमको इस तीसरे यूनिट में करना है। तो इसमें जो सबसे पहले आता है, जो पहला भाग है इसका, उसमें हमको पढ़ना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, OB ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना पढ़ना है। उसके बाद सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, PMOST, अंग्रेजी में इसको PMOST के नाम से जानते हैं, कि जो सेवारत अध्यापक हैं उनमें उनके अंदर किस प्रकार से गुणवत्ता लाई जाए, किस प्रकार से उनको इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए जिससे उनका जो शिक्षण कार्य हो वो बेहतर हो। इसके लिए उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, किस प्रकार का उनको प्रशिक्षण दिया जाए, ये हमको पढ़ना है PMOST में। अगला जो टॉपिक आता है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, SOPT, SOPT इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अगला जो टॉपिक है बेसिक शिक्षा परियोजना, BEP। उसके बाद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय एवं तृतीय, DPEP हमको पढ़ना है। उसके बाद विद्यालय शिक्षा की तैयारी, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम जो प्री प्राइमरी स्कूल होता है उसमें चलाया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को किस प्रकार से तैयार करके भेजा जाए, जब बच्चा प्राथमिक स्तर के विद्यालय में जाए तो उसको कौन कौन सी जानकारियां होनी चाहिए, यह सब कुछ इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन बच्चों को सिखाया जाता है जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएंगे। तो यह जो इस कार्यक्रम का नाम है विद्यालय शिक्षा की तैयारी या स्कूल रेडीनेस, अंग्रेजी में इसका नाम स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा संपूर्ण साक्षरता अभियान, फिर सर्व शिक्षा अभियान SSA। उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, यानी कि जो बालिकाओं के लिए आरंभिक स्तर पर शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं, वो नेशनल जो राष्ट्रीय प्रोग्राम होंगे उसकी चर्चा हमको इस टॉपिक के अंतर्गत करनी है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा स्कूल चलो अभियान। फिर अगला टॉपिक है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना, जो ग्रामीण क्षेत्र की गरीब घर की जो बालिकाएं होंगी उनके लिए यह योजना संचालित हो रही है। तो यह कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना क्या है, इसका अध्ययन हमको इस पार्ट में करना है। उसके बाद ECCE कार्यक्रम का अध्ययन करना है। उसके आगे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के बारे में अध्ययन करना है। फिर उसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम स्कूलों में नामांकन में वृद्धि और स्कूलों में बच्चों को रोके रखने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम मध्याह्न भोजन या MDM या पोषाहार वितरण है, जिससे बच्चे मध्याह्न में यानी दोपहर में स्कूल में ही भोजन करते हैं और उसके बाद वो अध्ययन करते हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा मध्याह्न भोजन होगा, MDM होगा। इसके बारे में अध्ययन करना है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे हमको क्या क्या लाभ हो रहा है प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर। उसके बाद जो अगली योजना है, अगला कार्यक्रम है, वह है छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं। स्कॉलरशिप
उससे संबंधित जो योजनाएं हैं उसको हमको इसमें पढ़ना है, और उससे किस प्रकार से बच्चे प्रोत्साहित होकर के प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और स्कूलों में उनको रोके रखने में सहायता मिल रही है। और इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और उनको जो भी फर्नीचर या उनको ड्रेस का जो वितरण किया जाता है वो छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ही उनको दिया जाता है। तो इसके क्या लाभ हो रहे हैं, क्या यह आज के समय पे में प्रासंगिक है कि नहीं है, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, योजना आगे भी संचालित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस संदर्भ में हमको अध्ययन इस भाग में करना है। तो ये 3 यूनिट में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है। पहला यूनिट प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक जो प्राविधान है उसको पढ़ना है। दूसरे जो यूनिट होगा उसमें जितने भी आयोग गठित हुए हैं प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को लेकर के उसका अध्ययन करना है। और तीसरे पार्ट में प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए, उसमें गुणवत्ता सुधार के लिए जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं, जो भी कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, उसका अध्ययन तीसरे यूनिट में करना है। तो यह था जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर का ये सिलेबस था, इसका अध्ययन हमको करना है। और यह जो पेपर है इसको आप स्टडी विथ DK दिलीप के चैनल पर जा कर के आप इसको अध्ययन कर सकते हैं, जो लगातार संचालित है। धन्यवाद, नमस्कार।